Hello everyone, I am Rudramurthy and welcome all of you to Rudra Physics classes. आज हम लोग यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 6 वीडियो इससे रिलेटेड मैंने बनाया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ जाके आप इसको देखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। आज का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हूँ। पहला एनसीईआरटी प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके बाद नीट के क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट में आईआईटी के क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम को। तो जैसे कि आपको मालूम है कि डायमेंशनल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्या होता है, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या है कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट का नॉलेज है, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट के लिए एम्पियर, कैंडिला, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, केल्विन एंड मोल। ये जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, इन अल्फ़ाबेट के बेस पे सबसे पहला काम करते हैं, हाउ विल राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिर सेकंड एप्लीकेशन है कि कन्वर्जन, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड इसका एप्लीकेशन है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के साथ कुछ रिलेशन है तो उस बेसिस पे हम एक फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन हुए। फिर हम किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज द डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ये जितने भी एप्लीकेशन है, फिर एरर वाला पार्ट आता है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या, देखिए ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये बोल रहा है, पहला प्रॉब्लम हमारा ये बोल रहा है, पहला प्रॉब्लम क्या, देखिए क्वेश्चन दिया कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना और यहां इसका वैल्यू लिखना, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड लिखना है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये एमकेएस सिस्टम में है और इसको हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो ये एमकेएस सिस्टम में कोई वैल्यू दी है 1 kg, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर इसको चेंज करना सीजीएस में। तो सीजीएस में करेंगे तो क्या होता है, केजी का होता है 1000, ये लिखो 1000 इंटू मीटर का क्या होगा 100 स्क्वायर, और यहां सॉरी, तो 1 kg का होगा 1000 ग्राम। फिर उसके बाद मीटर का 100 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर, फिर सेकेंड माइनस 2। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए तो 10 टू पावर 3 और ये होगा 10 स्क्वायर पावर, और ये आपका हो गया ग्राम, ये सेंटीमीटर और माइनस सेकेंड। तो फाइनली क्या आएगा, 10 टू पावर 3 ग्राम, 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो फाइनली आएगा 10 टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो कितना होगा, वो होगा आपका 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये बहुत ईजी है, बस ये है कि हमको इसका वैल्यू बनना चाहिए कि 1 kg का मैग्नीट्यूड सीजीएस में कितना होता है, मीटर का सेंटीमीटर में कितना होता है। ये एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये यूनिट बनता है, यूनिट अगर नॉलेज है तो यू कैन फाइंड द डायमेंशन, और अगर आपको डायमेंशन बनता है तो यूनिट भी लिख सकते हो। देखिए इसमें कैसे डायमेंशन निकालेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं डायमेंशन में, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो केजी के लिए हमारे पास अल्फाबेट क्या, मास एम लिखेंगे, ओके। मीटर स्क्वायर के लिए लेंथ है तो एल स्क्वायर लिखेंगे, और ये क्या होगा टी माइनस 2। अगर आप ध्यान से देखो किसका डायमेंशन होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द, ये एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल है। कैसे, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स का एम इंटू ए इंटू डी। मास के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट एम, और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए क्या होगा एल। तो फाइनली क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ कि ये जो डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज द इक्वल ऑफ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो 10 टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो
इस फर्स्ट वाले से आपको क्या क्लियर हुआ कि अगर आपको यूनिट बनता है तो डायमेंशन लिख सकते हैं, डायमेंशन बनता है तो यूनिट भी लिख सकते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड, अगर एक यूनिट है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10⁻7 और g cm स्क्वायर। और आपको मालूम होगा 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है, 1 जूल की जो वैल्यू होती है अर्ग में वो होती है 10⁻7 अर्ग होती है, 1 जूल की 10⁻7। तो यह एनर्जी का डायमेंशन है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है। चलिए इसको देखते हैं आप। ये सब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है। इसके बाद इसको हम देखते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां पर एक दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है 1 मीटर। यहां पर दिया है 1 मीटर को, आपको 1 मीटर को लाइट ईयर में लिखना है। अब लाइट ईयर कहाँ यूज किया जाता है, कॉमन लाइफ में तो यूज कर नहीं सकते, तो एक्चुअली में परसेक हुआ, लाइट ईयर हुआ, ये सब क्या है बहुत ही बिगर यूनिट्स हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है, स्पेस में, राइट। तो 1 लाइट ईयर का मीनिंग क्या होता है, तो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। 1 लाइट ईयर टोटल डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन ए वैक्यूम, या टोटल डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन ए 1 ईयर। एक 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 सेकेंड में कितना करता है स्टूडेंट्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड उसका 1 सेकेंड में डिस्टेंस, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना होगा, दैट इज द 1 मिनट। ये कितना होगा, ये होगा 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 1 मिनट के बाद 60 मिनट करेंगे तो 1 आवर होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे इसी वैल्यू को, फिर तो 1 आवर हुआ, फिर 24 से, तो कुल मिलाकर यहाँ आपको डायरेक्ट लिखिए 3 × 10⁸, ये 1 सेकेंड का है। अगर 60 से मल्टीप्लाई तो 1 मिनट का होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आवर हुआ, फिर 24 से मल्टीप्लाई करो तो 1 डे का होगा, फिर इंटू 365, तो ये हो गया 1 ईयर। तो 1 ईयर में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करता है यूनिवर्स में, या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, राइट। तो ये वैल्यू जो होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, लाइट ईयर को LY से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल LY से, तो 9.46 इतना मीटर होता है। हमको पूछा गया है 1 मीटर कितनी वैल्यू होती है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, इसकी वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर। तो देन 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 1/9.46 × 10⁻15, और ये आपका लाइट ईयर। तो 1 मीटर को अगर हमको लाइट ईयर में एक्सप्रेस करना है तो ये तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगी। तो 1 मीटर को अगर लाइट ईयर में एक्सप्रेस करें तो 1 यूनिट से इतने को डिवाइड करेंगे, 1/9.46 × 10⁻15 लाइट ईयर। तो ये आपका हुआ सेकेंड वाला। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए, यहां पर आपको मालूम होगा कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या है, स्पेस के किसी भी 2 पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है किसी मास बॉडी के बीच में, उसको इस फॉर्मूले से निकालता है। तो कैपिटल G इक्वल होता है F × R² × m1 m2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। इसको लिखा जाएगा G इक्वल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg - 2, और ये वैल्यू दिया हुआ है MKS में, ये दिया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg - 2 पर kg स्क्वायर। इसको, ये MKS सिस्टम में है, इसको CGS में लिखना है, यानी CGS में लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और यूनिट भी चेंज होगा, है ना। चलिए, बट डायमेंशन का भी चेंज नहीं होगा। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं तो 2 चीज़ें बदलती नहीं है, एक तो उसका डायमेंशन नहीं बदलेगा, और सेकंड क्या है, उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दोनों नहीं बदलते। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो उसका डायमेंशन यूनिक होता है, वो कभी नहीं बदलेगा। वो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिक डायमेंशन होता है ना। और सेकंड क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड का जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो एक ही रहता है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर और उसका डायमेंशन कभी चेंज नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको
मैंने बताया। चलिए इसको चेंज करके दिखाता हूं मैं कैसे करेंगे। देखिए तो बड़ा आसान है चेंज करने का तरीका। देखिए यहाँ इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 तो लिखेंगे ही। न्यूटन, आपको मालूम कि 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻5 डायन, ये सीजीएस में और ये एमकेएस में। तो यहाँ लिखिए 10⁻5 और मीटर, 1 मीटर का मतलब 100 का मतलब 10⁻2 स्क्वायर और केजी का, और यहाँ लिखते जाइए आप, यहाँ पर DYNE डायन हुआ और सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ पर केजी का 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को 10⁻3 ग्राम लिखेंगे और ये -2 लिखा हुआ है। तो उसी ऑर्डर में आप इसको कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, ये होगा इंटू 10⁻5 और ये हो जाएगा इंटू 10⁻4 और ये होगा इंटू 10⁻8, सॉरी 6। यहाँ तक क्लियर? अब इसके जो 10 के जो पावर से उनको सिंप्लीफाई करिए। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻6 प्लस 5 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻11, ये आपका कितना हो गया? -6 और ये हो गया +9, तो कितना होगा? ये तो एज इट इज रहेगा, तो 6.67 इंटू 10⁻11 और सॉरी ये कितना हो जाएगा? आप कर लीजिए कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका -17 + 9 -8, और यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा डायन और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम -2, तो यही हमको लिखना था। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻8। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? 6.67 इंटू 10⁻11, ये आपका न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर केजी -2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सपोनेंट को ध्यान नहीं देते, पावर ऑफ 10 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये होगा सिग्निफिकेंट 3। अब इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें? सीजीएस में, तो कितना आ गया? 6.67 इंटू 10⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2, तो इसमें पावर ऑफ 10 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? अगेन 3 ही होगा। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा और डायमेंशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। डायमेंशन कितना होगा? डायमेंशन निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको यूनिट बनता है तो डायमेंशन कैसे निकालोगे? देखिए अभी करके दिखाता हूं। अगर आपको यूनिट बनता है डायमेंशन कितना होगा इसका? देखिए ये इसका यूनिट क्या दिया है, ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन का मतलब फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का lt -2। जहां भी एक्सेलरेशन आएगा आप डायमेंशन लिखोगे lt -2, और जहां वेलोसिटी या स्पीड आएगा लिखोगे lt -1, तो आपसे बन जाएगा। मीटर का मतलब होता है लेंथ स्क्वायर और केजी -2 यानी मास पे -2, तो इसका डायमेंशन कितना होगा? देखिए ये 1 पावर है, तो m -1 l पावर 3 t पावर -2, तो इसका क्या हो गया? डायमेंशन। चाहे वो डायमेंशन सीजीएस में लिखो चाहे एमकेएस में, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिक डायमेंशन होता है और उसके सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज नहीं होते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। चलिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ये आपको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर में बताया था, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें कुछ एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ प्रॉब्लम है सभी, इसको आप इजीली बना सकते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसको लिख रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है? पहला जो लिखा है उसको लिख देता हूँ, 0.007 मीटर स्क्वायर, यानी ये एरिया दिया है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है और ये आपका 2.64 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद आपका हो गया 0.2370 ग्राम, ये डेंसिटी के बारे में बता रहा है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद ये आपका 6.0032 जूल,
जूल इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी। उसके बाद आपका बता रहा है 6.032 न्यूटन मीटर -2, दैट मीन्स द यूनिट ऑफ द प्रेशर। और लास्ट में आपको दिखा रहा है 0.006032 मीटर स्क्वायर। अगेन ये क्या है, एरिया। चलिए क्या, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिए। सिग्निफिकेंट फिगर में जो डेसिमल के बाद जो लीडिंग जीरोस होते हैं आफ्टर डेसिमल, ये है आपका लीडिंग जीरो, स्टार्टिंग जीरोस, ये इनसिग्निफिकेंट होंगे, इनको काउंट नहीं करते, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। और उसके बाद 10⁻24 यानी पावर ऑफ 10 को कभी काउंट नहीं करते, इसको नहीं करते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3। इसमें कितना होगा, इसमें होगा 1 2 3 4, क्योंकि ये जो जीरोस लास्ट में लगा हुआ आफ्टर डेसिमल, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, तो 4। अगर डेसिमल नहीं होता यहां पर तो इस जीरो को काउंट नहीं करता, लेकिन डेसिमल लगा है तो जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद अब यहां देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 होगा, यहां भी कितना होगा, 4 होगा। अब यहां देखिए ये स्टार्टिंग जीरोस है, डेसिमल के बाद इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4, तो ये 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, उसमें जाकर आप डिटेल से देख सकते हैं, इसके रूल रेगुलेशन, राउंडिंग ऑफ करने का जो तरीका है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाले लगभग 6 वीडियो में बना के दिया है, तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना मैंने आपको बता दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये पूछ रहा है, ये डायमेंशन का ही एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला है। क्या है, फ्रॉम डायमेंशनल कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसका आपको मालूम होगा, एनी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली correct if the dimension of left hand side quantity should be equal of the dimension of right hand side। ये बहुत सिंपल है, तराजू टाइप का बैलेंस है। अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, फिजिकल इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, तो वो वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन निकाल लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन निकाल लीजिए। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब वो इनकरेक्ट है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसी को हम करके दिखा देते हैं। चलिए, तो आपको करना क्या, देखिए ऑप्शन ए बी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम लोग चेक करते हैं, चेक द ऑप्शन 1, पहले चेक करते हैं, ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला देखिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन कैपिटल G कैपिटल M। पहले इसको चेक करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या, एनी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट होगा, इट विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी शुड बी इक्वल ऑफ द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो इसको करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, डायमेंशन ये है t, तो ये इतना होगा। तो मुझे इसको प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन इतना ही होगा। अब मैं लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी। तो राइट हैंड साइड में क्या क्या है, 2 पाई अंडर रूट r पावर 3 कैपिटल G कैपिटल M। ये तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको लेंगे नहीं, तो यहाँ पर लेंगे केवल यहाँ पर जो r लिखा है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैंने डायमेंशन बताया था आपको निकाल के, क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है m-1 L पावर 3 t-2। निकाल भी सकते हो, अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले को यूज करिए, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके हेल्प से आप कैपिटल G की वैल्यू जो इतनी आएगी। तो इसके बाद मास रख के देखिए, तो यह होगा आपका होगा r। रेडियस का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ का मतलब होता है l। उसका अल्फाबेट क्या होगा, लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, जितने भी है लेंथ के बारे में बात होगा तो L पावर 3 आ गया। उसके बाद कैपिटल G का मैं अभी निकाला, L पावर -1 L पावर 3
और t पावर -2, और यहाँ पर लिखा है मास, मास का मतलब m, तो ये इससे कैंसिल हो गया, l पावर 3 से l पावर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट में आएगा आपका 1/t पावर -2 और ये होगा t स्क्वायर, तो ये होगा कैपिटल D। तो फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट ऑप्शन इज द डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशनली वो बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट है, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स अभी एनसीईआरटी का 3 न्यूमेरिकल आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ाया मैंने आपको 6 वीडियोस के थ्रू आपको समझाया, उसी को यूज किया गया है। इसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, तो ये भी आपको जानना चाहिए कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत ईजी है, देखिए भी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ L बिटवीन द नोड्स, द टेंशन T इन द स्ट्रिंग एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ M। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। यानी अब ये क्वेश्चन को मैं बना के दिखाता हूं। देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि किसी भी स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन 2 नोड्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यहां पर एल क्या है, कैपिटल एल लिखा हुआ है, तो एल लिख देते हैं, चलिए एल। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो आपको डिड्यूस द एक्सप्रेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस जो फ्रीक्वेंसी इस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो इनके बीच में कोई सुटेबल इक्वेशन होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, इसको यू कैन सॉल्व द विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल मेथड के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर एमसीक्यू में आएगा तो उसका भी तरीका है, वो भी आपको बता दूंगा दोनों। तो फिलहाल इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपसे पूछा है, तो हम मानते हैं लेट फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड ऑन द L पावर x T पावर y। इसको ऐसा लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड ऑन द L पावर x, अगेन फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द T पावर y, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m पावर z। तो कंबाइन करके लिखते हैं, न्यू इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L पावर x T पावर y m पावर z। क्लियर? यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई के इसको रिलेशन को अपन लिखेंगे। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, L पावर x T पावर y m पावर z। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, वेयर k द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब चलिए, अब आपको सब यहां पर स्मॉल m जो है, हियर स्मॉल m, इस पर ध्यान देना है। ये मास नहीं है, बल्कि मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन में उसको मेंशन किया है, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल m जो है टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग में L से डिवाइड करो, तो मास पर यूनिट लेंथ, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, ml-1। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो अब टेंशन का क्या होता है, टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द मास पर यूनिट लेंथ होगा ml-1, डायमेंशन ऑफ द टेंशन होगा, टेंशन फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का होता है m, एक्सेलरेशन का LT-2, तो ये होगा डायमेंशन ऑफ द टेंशन फोर्स। उसके बाद मास, उसके बाद लेंथ का निकालना, लेंथ का तो L होता ही है, लेंथ का L होगा। इनको इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो फ्रीक्वेंसी को लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, देखिए k तो लिखेंगे नहीं, L पावर x, और ये हो जाएगा टेंशन, टेंशन का होगा m LT-2, और ये हो जाएगा आपका पावर y और m क्या है यहाँ पर, मास पर यूनिट लेंथ। तो इस केवल m नहीं लिखेंगे, बल्कि m अपॉन l, यानी ml-1 लिखोगे, और यहाँ पर क्या है, z पावर है, तो z पावर भी लिखोगे। अच्छा, इसको और थोड़ा सा लिख लेते हैं, चलिए, l पावर x हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं m पावर y, l पावर y t पावर -2y। ओके, अब उसके बाद z से मल्टीप्लाई करते हैं m पावर z,
एल पावर माइनस जेड। अब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को उल्टा करोगे तो फ्रीक्वेंसी बनता है। तो इसका क्या होगा? टी पावर माइनस वन लिखोगे तो यहाँ पर m एब्सेंट है, l भी एब्सेंट है, तो इसको ऐसे करके लिखा जाएगा। अब इसको m, पहले m को लिखोगे m पावर y प्लस जेड, ठीक है, m हो गया। उसके बाद l में क्या क्या है भाई? x है प्लस y है, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है ना? ओके ठीक है, m पावर y, हाँ l पावर y, ठीक है। और यहाँ पर l पावर माइनस जेड, ठीक है। और t कितना है? देखिए t तो एक ही बार रिपीट हुआ है, इसी में आ रहा है, तो मतलब t पावर माइनस टू वाई। तो इसको ठीक से लिखा जाए तो ये आपका हो गया ये ऐसा। तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। मैंने मान लिया कि डायमेंशनली करेक्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड के जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके एक्सपोनेंट को राइट हैंड साइड के जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो करिए कंपेयर, तो क्या होगा? m पावर 0, तो यहाँ पर होगा, नहीं पहले हम लिखेंगे t से पहले कर लेते हैं, t पावर माइनस वन, तो t पावर माइनस टू वाई। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए ये तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू माइनस टू वाई। तो y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। तो y की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए मास। मास को कंपेयर करते हैं। m पावर 0 है और यहाँ पर m पावर y प्लस जेड है, तो कितना हो जाएगा? y प्लस जेड इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, m का पावर 0 है, तो y, तो y तो निकल चुका। z कितना होगा? z इक्वल टू माइनस वाई, और ये है आपका माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये आपका z निकल गया। अब आपको केवल x की वैल्यू चाहिए, तो निकाल लेते हैं। x कहाँ पर आ रहा है? l में आ रहा है, तो यहाँ पर लिखो l पावर 0 और यहाँ लिखोगे l पावर x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो उसके बाद क्या होगा? देखिए इसको कंपेयर करिए तो होगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, y की निकल चुकी है, z की निकल, x की चाहिए, तो x रख, x प्लस वाई कितना है भाई? हाफ, माइनस जेड कितना है? माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस हाफ। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली हमारा आंसर आया x इक्वल टू प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस वन। तो स्टूडेंट्स मैं इस तरीके से पूरा वैल्यू निकाल लिया। अब इसको यहाँ रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा। देखिए यहाँ फिर से आते हैं, x की वैल्यू कितनी आई? न्यू इक्वल टू k को तो रहने दीजिए आप वैसी, l पावर x यानी l पावर माइनस वन, t पावर y कितना है? y है आपका हाफ, और m पावर z कितना है? माइनस हाफ। तो इसको फाइनली लिखेंगे कितना? इसको लिख देता हूं यहाँ पर, इसको आपने उतार लिया होगा। देखिए तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या है? देखिए वो कुछ इस टाइप का होगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? k, और ये l पावर माइनस वन है तो l नीचे आ जाएगा, t पावर हाफ है, m पावर माइनस हाफ है, नीचे आ जाएगा, m पावर हाफ हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू k अपॉन l t पावर m होल पावर हाफ, एंड फाइनली वी विल राइट द k अपॉन l अंडर रूट t अपॉन m विच इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग। तो किसी भी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करोगे तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस फ्रीक्वेंसी द डिपेंड ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ एंड टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये इस तरीके से हम डायमेंशनल मेथड के जरिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो न्यू क्या होगा? 1/l भी होगा, अंडर रूट t अपॉन m, m/t नहीं होगा, t अपॉन m होगा, डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको ध्यान दीजिए। उसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए जैसे आएगा आपको फाइंड द डायमेंशन, आपको इसका डायमेंशन निकालना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द हाफ, इसका डायमेंशन निकालना है। हाफ
बी स्क्वायर अपॉन म्यू, ये क्या है, म्यू नॉट, हाफ सी वी स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ द हाफ एल आई स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ द सी आर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ द एल अपॉन आर, डायमेंशन ऑफ द अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसको कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस टाइप का डायमेंशन आ चुका है ये कई बार एग्जाम में। अब देखिए पहली ये है क्या, फाइंड द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर आप अपने तरीके से निकालोगे निकाल सकते हो। इसमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखोगे, फिर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखोगे, इसको स्क्वायर करोगे, 1/2 का कोई मतलब नहीं है तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगा इसका डायमेंशन। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसको, तो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जब भी किसी कैपेसिटर को हम बैटरी के थ्रू एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसमें चार्ज के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है ना, तो पर यूनिट एरिया में कैपेसिटर में पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये अगर ये मालूम चल जाए तो आप तुरंत निकाल लोगे। तो ये एक्चुअली में है क्या, इतना डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक से लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसको बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, या एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में। अगर नॉलेज हो गया तो इसका डायमेंशन आप 30 सेकेंड के अंदर निकाल लोगे। कैसे, देखिए बन गया इसका डायमेंशन, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बस बन गया आपसे। क्या होगा, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है वर्क, और वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होगा mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो ml स्क्वायर हो जाएगा t-2। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मैग्नीट्यूड है। इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन किसके इक्वल होगा, ml स्क्वायर t-2 अपॉन यानी एनर्जी अपॉन v वॉल्यूम, और ये होगा ml स्क्वायर t-2, और वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ। एरिया के लिए क्या होगा, एरिया के लिए होगा l स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए होगा l क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे l क्यूब। तो ये इससे कैंसिल होगा, एक l बचेगा यहाँ पर, ml-1 t-2। तो अगर आपको ये मालूम है कि ये है क्या टर्म, ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज द एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वो मालूम है तो E/V लिखोगे तो आपका खुद तुरंत आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए ये इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद इसके आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी होती है। मैग्नेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू होता है। तो अगर आपको एग्जाम में अगर ये भी आ गया तो इसका दोनों का सेम होगा। तो अगर मान लीजिए गलती से एग्जाम में इसकी जगह पर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट का मतलब हो गया कि हमारा जो सिस्टम है वो वैक्यूम या एयर में रखा हुआ है, तो उसकी जगह पर इसका भी डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका भी वही डायमेंशन होगा जो इसका है, इसका वही होगा। कितना में लिखा था, ये ml-1
T-2। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन और हाफ बी स्क्वायर, बी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट इसका डायमेंशन, दोनों का क्या होता है, सेम होता है, एम एल माइनस वन T-2। यानी ये एनर्जी डेंसिटी को बता रहा है। ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाफ CV स्क्वायर, ये हाफ CV स्क्वायर, इसका डायमेंशन आपने पूछा, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी, यानी कैपेसिटर का जितना भी वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई उसके बारे में। तो ये आपका हो गया हाफ CV स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, नॉट एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के लिए आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये आता है। तो ये तो निकाल चुके हैं, केवल पूछा है पूरे वॉल्यूम पर कितना होगा एनर्जी, डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द वर्क, और डायमेंशन ऑफ द वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका कितना हो जाएगा mL/T-2, और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये होगा mL²T-2। तो ये आपका क्या होगा, इसका हो गया। तो मैंने 3 बता दिया, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं अपन लोग। इसके बारे में बात करते हैं, चलिए। हाँ, हाफ LI², अगर इसमें वही, अगर आप इसको अपने तरीके से निकालोगे, L का डायमेंशन निकालोगे, फिर करंट का निकालोगे, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो मैथमेटिकल कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है, फिर लिखोगे तो वो आपका डायमेंशन आएगा LI², और दिस इज द जो भी होगा। लेकिन अगर आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा जो सेल्फ इंडक्टेंस, तो किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो करते हैं तो उस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है या एसोसिएट होता है, तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी होगी, तो ये होता है एनर्जी स्टोर इन ए, तो हाफ LI² इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ लैक्टेंस कॉइल, यानी ये एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो आपसे क्या बात कर रहा है, हाफ L² इज द एनर्जी इन ए लैक्टेंस कॉइल, एनर्जी। और जब भी एनर्जी के बारे में बात होगा तो वर्क के बारे में बात होगा, और जब वर्क का जिक्र आएगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात होगी। और फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का LT-2, और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये होगा mL²T-2। हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, CR कैसे निकालते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने सब कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, CR का चाहिए तो CR का कैसे निकालोगे, तो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि कैपेसिटेंस का निकाल लीजिए डायमेंशन, फिर रेजिस्टेंस का, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं निकालना, हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो हम कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है किसी भी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाए किसी बैटरी से, ये बैटरी है हमारी प्लस माइनस ये, और विथ के साथ की के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो आपका हो गया कैपेसिटेंस, ये रेजिस्टेंस। तो ग्रोथ, जो चार्ज का जो ग्रोथ होगा CR, Q0 e⁻t/CR, या Q = Q1 e⁻t/CR, इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो जब आपको ये मालूम चलिए किसी CR सर्किट में ये टर्म्स यूज हुआ है, तो आप तुरंत कर लोगे। क्या होता है, ये आपका होगा डीके ऑफ द चार्ज, ग्रोथ ऑफ द चार्ज, तो ये होगा Q0 e⁻t/CR, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप। और ये तो मैथमेटिकल कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, e⁻t/CR, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी मैथमेटिकल फंक्शन के साथ ऐड है, उसके अंदर दिया हुआ, तो इस पूरी क्वांटिटी का C/CR का क्या होगा, नो डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका मतलब T/CR क्या होगा, m0 L0 T0, इसका मतलब 1।
तो t इज इक्वल टू क्या होगा सी आर, तो डायमेंशन ऑफ द t इज द डायमेंशन ऑफ द सी आर, तो यहाँ सी आर का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द टाइम सेकेंड, तो ये तुरंत निकल जाएगा आपका। एल आर का निकालना तो वो भी निकाल सकते हो, तो कैसे निकालोगे देखिए, एल आर को कैसे निकालोगे, एल आर को हम ऐसे निकाल सकते हैं, एल आर को हम ऐसे निकालेंगे, ये एल सर्किट है आपका और ये आर सर्किट है, इसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया, ठीक है, और एक की लगा दिया मैंने और ये इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब बैटरी को ऑन ऑफ करेंगे तो करंट या तो ग्रोथ होगा डी के होगा, ये आपका एल हुआ, ये आर। तो इसका जो इक्वेशन ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट ये होगा आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस एल अपॉन आर इंटू टी, ये डी के ऑफ द करंट, ये ग्रोथ ऑफ द करंट, ये होगा 1 माइनस ई पावर एल अपॉन आर इंटू टी। तो ये अगर नॉलेज है तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप अपने तरीके से निकालो काफ़ी टाइम लगेगा, एल का निकालो फिर उसमें आर को डिवाइड करो, फिर काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो इसके थ्रू ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, और इसके अंदर एल अपॉन आर का जिक्र है, तो ई पावर माइनस एल अपॉन आर इंटू टी, ये क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो डायमेंशन लेस होगा, यानी एल अपॉन आर टी शुड, इसका क्या होगा एम नॉट एल नॉट टी नॉट। तो एल अपॉन आर कितना, टी इज इक्वल टू 1 होगा, तो एल अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा, ये टी नीचे आएगा 1 अपॉन टी। तो डायमेंशन ऑफ द एल अपॉन आर ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी के बाद हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन टी के बाद क्या आएगा हमारा, टी पावर -1, टी पावर -1। इसका रिवर्स दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ, आर अपॉन एल बोलेगा तो क्या होगा, टी हो जाएगा, यानी यहाँ सेकंड इनवर्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड होगा। तो ऐसा कुछ भी निकाल सकते हो आप। लास्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, इसको निकालना है आपको। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये पूछा हुआ है आपसे। तो आपको मालूम है कि मैक्सवेल का बहुत ही फेमस इक्वेशन जिसमें ये बोलता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी वैक्यूम या एयर में ट्रेवल करता है तो उसकी जो स्पीड होती है उसको इस फॉर्मूले से दिया जाता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का होता है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड सी द स्पीड ऑफ द लाइट। अगर ये निकालोगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c, तो यही चाहिए था, अपन को निकल गया। तो ये होगा, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, केवल 1/c का निकालो, वही इसका डायमेंशन होगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द म्यू नॉट √μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 1/c। c का मतलब LT-1 स्पीड, वेलोसिटी, तो ये होगा L-1t1। ठीक है, इसका स्क्वायर अगर पूछा आपसे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकाल लो। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये होगा L-1t स्क्वायर L-2t²। तो आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप बना सकते हो। तो ये इसको निकालने के कुछ तरीके हैं, जो अलग अलग तरीके, जो एग्जाम में हमारे पास समय अवेलेबल नहीं रहता है तो हम कुछ इक्वेशन के हेल्प से उसको बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये NCERT के प्रॉब्लम हुए। इसका पार्ट 2 अभी मैं बनाऊंगा, उसमें आपको नीट और IIT के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इतना यहीं तक है। आज हमने आपको NCERT के कुछ प्रॉब्लम हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसके बाद इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, जिसमें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो मैं नहीं चाहता कि काफ़ी लंबा हो, तो छोटा छोटा वीडियो में भी लोगों को अच्छा लगता है। तो इसका जो पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, वो क्या पार्ट 2, उसमें नीट और IIT के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो सीरीज है डायमेंशन, मेजरमेंट एंड यूनिट्स मेजरमेंट डायमेंशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है तो वो मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं जो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, उसमें जाके वो उसको सर्च करके देख सकता है, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये फीस का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट।